नमस्कार दोस्तों, आज बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके साथ मैं बताने जा रहा हूं, जो कि आज बंगाल पर जो है अंग्रेज कैसे अपना आधिपत्य जमाया। ये चीज़ मैं बताऊंगा, पूरा थ्योरी बताऊंगा मेरे भाई, बंगाल पर कैसे अंग्रेज ने अपना आधिपत्य जमाया। तो इसलिए पूरा वीडियो में आप बने रहिएगा मेरे भाई। अगर मैं बात करूँ इसका PDF चाहिए आपको, तो PDF आपको इस नंबर पर मिल जाएगा मेरे भाई। अंतिम में 2 छूट चुका है, ठीक ना। ये थ्योरी क्लास है। आप अगर पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, कहा कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ही लाता हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। चलिए मैं चलता हूं, सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कि बंगाल पर अंग्रेज ने अपना आधिपत्य कैसे जमाया। मैं बात करता हूं आपको मेरे भाई, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जितने भी प्रांत था, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जितने भी प्रांत था, सबसे संपन्न प्रांत की, सबसे संपन्न राज्य की मैं बात करूँ, उसमें एक बंगाल था, ठीक ना। अब बंगाल की और जो है अंग्रेज जो था मेरे भाई, बहुत आकर्षित था। मैं बात करता हूँ उस टाइम में मुंशी कुली खां बंगाल का एक स्वतंत्र शासक हुआ करता था, ठीक ना। उस टाइम में मुंशी कुली खां बंगाल का एक स्वतंत्र शासक हुआ करता था मेरे भाई। मुंशी कुली खां की मैं बात करूँ तो वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भी भेजा करता था। फिर भी देखिए उसके बाद क्या होता है मेरे भाई, उसके बाद क्या होता है। चलिए मैं चलता हूँ अगली। मुंशी कुली खां नियमित रूप से राजस्व भी भेजा करता था। और मुंशी कुली खां की एक बात मैं बताऊं, ये अपनी काल में ही अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था। कहाँ से? ये ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था। इस चीज़ों को भी आप याद रखिएगा, यानी कि राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद कब स्थानांतरित हुआ, किसके टाइम में हुआ, तो ये मुंशी कुली खां के टाइम में हुआ। इस चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक ना। मुर्शिदाबाद ये राजधानी को स्थानांतरित किया मेरे भाई। ये कहाँ था? मुर्शिदाबाद है, भागीरथी नदी के तट पर है। इस चीज़ों को भी याद रखना है, यानी कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि मुर्शिदाबाद जो है ये किस नदी के तट पर है, तो ये भागीरथी नदी के तट पर है। इस चीज़ों को याद रखना है। इसने मुंशी कुली खां ने इसने इजादारी प्रथा को भी प्रारंभ किया था। उसके बाद ये कृषकों को तकापी ऋण देने का काम किया करता था। जिसे यानी तकापी ऋण का मतलब ये हुआ खेती के लिए अग्रिम कर्ज, जो कि मुंशी कुली खां ये चीज़ें क्या करता था। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बना शुजाउद्दीन। क्या बनता है? इसका उत्तराधिकारी बनता है मेरे भाई शुजाउद्दीन, जिसका कार्यकाल कुछ ज़्यादा नहीं था मेरे भाई, इसलिए उसका इस टॉपिक में उसका जो है मैं जिक्र नहीं किया हूँ। आइए मैं उसके बाद चलता हूँ। गिरिया का युद्ध होता है मेरे भाई। क्या होता है? उसके बाद गिरिया का युद्ध होता है। और सरफराज को यहाँ पे क्या किया जाता है, एक सरफराज नाम का व्यक्ति था, सरफराज को यहाँ मार दिया जाता है। और बिहार का एक सूबेदार था अलवर्दी खां, ये बंगाल का नवाब बन जाता है। यानी सरफराज को, यानी कि शुजाउद्दीन के बाद सरफराज बनता है। और सरफराज को क्या करता है, 1740 में गिरिया का युद्ध होता है, जिसमें सरफराज को मार देता है। अब मारने के बाद अलवर्दी खां जो है बंगाल का एक नवाब बनता है, जो कि समझिए अलवर्दी खां बहुत अच्छा एक शासक था, नवाब था मेरे भाई। ये क्या करता है, ये अलवर्दी खां की मैं बात करूँ तो ये मुगल को राजस्व देना ही बंद कर देता है। इसकी चाल कुछ अलग होता है। क्या होता है? ये अलवर्दी खां मुगलों को राजस्व देना ही बंद कर देता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, बंगाल बहुत शक्तिशाली बन जाता है। और शक्तिशाली के साथ समृद्धिशाली भी बन जाता है, डेवलप हो जाता है बंगाल। उसके बाद देखिए बंगाल को स्वर्ग कहा जाने लगता है। बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने एक श्रेणी में चले जाता है, एक स्थान मिल जाता है भारत में। और बंगाल को भारत में किसी न किसी स्थान के नाम से जाना जाता था। भारत का स्वर्ग के नाम से बंगाल को जाना जाता था मेरे भाई। आइए उसके बाद क्या होता है आपको बताता हूँ मैं। उसके बाद देखिए क्या होता है, अलवर्दी खां का दामाद बनता है नवाब। अलवर्दी खां के उसके बाद अलवर्दी खां जाने के बाद उसका दामाद बनता है नवाब, ये सिजाउद्दौला उसका दामाद होता है। उसी के टाइम में क्या होता है मेरे भाई, 20 जून की घटना है 1756 ईस्वी में, कालकोठी का तिरसादी नामक स्थान पर एक घटना घटता है। इस घटना के अनुसार रचयिता जड हलबेल के अनुसार इसमें सिराजुद्दौला ने क्या किया, 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को क्या किया, एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया, जिसमें से मैं बात करूँ सिर्फ 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे, ठीक ना, सिर्फ 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे। इस घटना की बात करूँ, ये घटना 20 जून 1756 की है, जिसे कोठारी के तिरसादी घटना के नाम से जाना जाता है। और इसकी रचयिता है जेड हलवेल। इस चीज़ों को भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में बराबर पूछा जाता है, ठीक ना। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई, इस चीज़ों को आपको याद रखना है। चलिए मैं चलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है?
नेक्स्ट टॉपिक है प्लासी का युद्ध कब होता है मेरे भाई। देखिए प्लासी के युद्ध की मैं बात करूँ, ये 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी की बात करूँ तो प्लासी भगीरथी नदी के किनारे है। कहाँ है प्लासी? ये भगीरथी नदी के किनारे हैं। इस चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक ना। प्लासी कहाँ पड़ता है? भगीरथी नदी के किनारे पड़ता है। 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें मैं बात करूँ तो अंग्रेज के सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। और बंगाल का नवाब का सिराजुद्दौला था, ठीक ना। सिराजुद्दौला का एक सेनापति था मीर जाफर। आप चीज़ों को सुनिएगा। रॉबर्ट क्लाइव और जब सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर के बीच लड़ाई होता है तो मीर जाफर यानी कि अंग्रेज जो है रॉबर्ट क्लाइव जो है मेरे भाई, जो अंग्रेज का सेनापति था, मीर जाफर को कुछ लोभ लालच दिया कि आपको शासक बना दिया जाएगा। जिसके फलस्वरूप यहाँ पर क्या किया मीर जाफर ने क्या किया, सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया। और धोखा देने के कारण यहाँ अंग्रेज जो है यहाँ इस युद्ध को जीत जाता है, जिसे यानी कि प्लासी के युद्ध को जीत जाता है। लेकिन जीतने के बाद सारा सैनिक तो धोखेबाज नहीं होता। उसमें दो एक ऐसा सैनिक था, टुकड़ा था, छोटा सेना का टुकड़ा था, जिसमें मीर मदन और मोहनलाल, दो ऐसा सेना था जो ईमानदार था। लेकिन लड़ते हुए अंतिम वक्त तक ये लड़ा और अंतिम में ये मर गया, ठीक ना। ये मर गया। लेकिन ये युद्ध जो है प्लासी की लड़ाई जीत नहीं पाया। ये अंग्रेज जो है रॉबर्ट क्लाइव ये प्लासी की युद्ध को जीत जाता है मेरे भाई। जीतने के बाद मीर जाफर जो है उसका नवाब बन जाता है। एक कठपुतली की तरह काम करने लगता है अंग्रेज का, ठीक ना। अंग्रेज का काम करने लगता है। लेकिन मैं बात करूँ तो क्या होता है, यानी कि मीर जाफर को 1760 ईस्वी में मीर जाफर को, जो अंग्रेज का कठपुतली था, इसे हटा देता है। हटाने के बाद क्या होता है, जब मीर जाफर को अंग्रेज 1760 ईस्वी में हटा देता है, फिर बनता है कौन? मीर कासिम जो है मेरे भाई बंगाल का नवाब बनता है। और ये भी फिर क्या करता है, देखिए मीर कासिम की बात करूँ, ये फिर राजधानी को परिवर्तन कर देता है। ये मुर्शिदाबाद से राजधानी को फिर बंगाल लाता है, यानी मुंगेर लाता है, ठीक ना। पहले कहाँ था? ढाका से मुर्शिदाबाद, और फिर मुर्शिदाबाद से मुंगेर आया। ये राजधानी किसने परिवर्तन किया? ये राजधानी परिवर्तन किया मीर कासिम। किसने किया मेरे भाई? ये मीर कासिम ने राजधानी को परिवर्तन किया। और आइए मैं मीर कासिम की बात करता हूँ आपको अगर नेक्स्ट टॉपिक में। मैं बात करूँ मीर कासिम, उसके बाद होता है बक्सर का युद्ध। मैं बक्सर का युद्ध की मैं बात करूँ मेरे भाई, तो बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी में। इस चीज़ों को आपको याद रखिएगा। और बक्सर के युद्ध में मैं बात करूँ तो दो तरफ से था। मैं बात करूँ इधर से मीर कासिम था मेरे भाई, अवध का नवाब सिराजुद्दौला था, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। देख सकते हैं मेरे भाई, इधर से तीन आदमी था। मीर कासिम था, अवध का नवाब सिराजुद्दौला था, उसके बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। और इधर से अंग्रेज अकेले था, यानी कि अंग्रेज का सेनापति था कौन? हेक्टर मुनरो। देखिए फिर भी मैं बात करूँ तो अंग्रेज ये युद्ध भी बक्सर का युद्ध भी जीत जाता है मेरे भाई। बक्सर का युद्ध भी अंग्रेज जीत जाता है। यहाँ पर अंग्रेज की विजय हो जाता है। तीन अन्य आदमी रहने के बावजूद भी इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। और मैं बता दूँ, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, इस तरह क्वेश्चन पूछता है कि यानी कि अवध का नवाब जब बक्सर का युद्ध में कौन सा? सिराजुद्दौला था। पूछेगा मुगल सम्राट कौन था बक्सर के युद्ध में? शाह आलम द्वितीय था। इस चीज़ों को आपको याद रखना है। और बक्सर का युद्ध अंग्रेज जीतता है। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति की भी बात होता है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो था, ठीक ना। इस चीज़ों को आपको याद रखना है। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, यहीं पर अपनी वाणी को विराम करता हूँ मेरे भाई। मैं आशा करूँगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो मैं बात करता हूँ मेरे भाई, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा मेरे भाई, लाइक कीजिएगा। और अन्य दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे उसे भी लाभ पहुंच पाए, ठीक ना। यहाँ पर वाणी को विराम करता हूँ। ये वीडियो बीपीएससी टीचर हो, या बिहार एसएससी हो, या रेलवे हो, या अग्निवीर हो, या एसएससी जीडी हो, तमाम एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। यहीं पर वाणी को विराम करता हूँ मेरे भाई। जय हिंद, जय भारत। ये थ्योरी क्लास था। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा मेरे भाई, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, यहाँ इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कीजिएगा, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ये नंबर अंतिम में 2 छूट गया चुका था, इसलिए दो में डाल दिया, ठीक ना। इसलिए आप थ्योरी क्लास था, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि चैनल की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं यहाँ लिख दिया हूँ।
क्योंकि बहुत बराबर आपको थ्योरी क्लास आपको देने का मैं काम करता हूँ। ठीक, यहीं पर अपनी वाणी को इन करता हूँ। जय हिंद।